Hello students, I welcome you all on your PDA education. So today again I am going to discuss with you some concept through questions. Okay, so that will be of reasoning section for HPCL exam. Okay, so let's discuss some of the questions for this series. Okay, so first question here you can see and you can try to solve. As you know that reasoning section will be of 34 marks with 34 questions in HPCL exam, and non-technical section is very important for us. So that will comprise of 85 questions of 85 marks. Okay. So reasoning and quant 34 each, and English is of 17. So this is our first question. I will say from syllogism part. This is the first question. You are given with some, I will say, 4 statements and 4 conclusions are given to you, and you have to give me one of the answers for that. Yes, please try to solve this question. All pictures are toys, some toys are frames, all frames are kites, no kite is doll. Conclusion: some dolls are toys, some kites are toys, no doll is toy, some frames are pictures. So you have to answer me from A, B, C, D. अब जो उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ सिलोजिज्म के क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे आपको करेक्ट मानना है. ठीक है, इररेस्पेक्टिव ये एक्चुअल रियलिटी में वो होता है या नहीं होता वो हमें नहीं सोचना. अगर उसने स्टेटमेंट में ये बात हमें बोल दी है तो हमें उसे करेक्ट मानकर चलना है. देन कंक्लूजन हमें चेक करना है इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर. अब स्टेटमेंट क्या दे रखी है सर? नन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही, ओनली 2 फॉलो हो रही है. ओनली आइदर 1 और 3 फॉलो, ओनली आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलो. आइदर 1 और 3, या तो 1 और 3 में से कोई एक होगी एंड 2 फॉलो, और यहां पर है 1 और 3 में से कोई एक. तो ये 4 ऑप्शन है. यस, तो लास्ट टाइम जैसे सिलोजिज्म में मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस भी किया था ऑल, सम एंड नो का केस. पिक्चर, टॉय, टॉय, फ्रेम, फ्रेम, काइट, काइट, डॉल. हाँ जी, पिक्चर्स, टॉयज, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं मेरे कंसिडरेशन में? फ्रेम, काइट्स एंड डॉल. पिक्चर, टॉय, फ्रेम, काइट, डॉल. तो 5 ऑब्जेक्ट हैं यार मेरे पास. ठीक है, तो पहले ऑल दिया हुआ है. देखो ऑल में पहले बता चुका हूं, ऑल पिक्चर्स आर टॉयज. तो पिक्चर और टॉय आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम पॉसिबल केस निकालना, इससे कोई कंक्लूजन आता नहीं है. ठीक है, सो ऑल पिक्चर्स आर टॉयज को रेदर देन ओवरलैपिंग कंडीशन में ऑल वाले केस में दिखाऊं तो वो मुझे नहीं दिखाना है. मैं क्या कंडीशन यहां पर दिखाऊंगा? हाँ जी, ऑल पिक्चर्स आर टॉयज, ये तो ये हो गया. देन उसके बाद सम टॉयज आर फ्रेम्स. टॉयज का कुछ पोर्शन क्या है? फ्रेम है. सम टॉयज आर फ्रेम्स, सो लेट से एफ इज फ्रेम. तो ये वाला पोर्शन क्या है? टॉयज के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो ये वाला पोर्शन क्या है? ऐसे कुछ टॉय जो कि फ्रेम है. सम टॉयज आर फ्रेम. अब फ्रेम का और पिक्चर का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो फ्रेम वाला जो सर्कल है वो पिक्चर के सर्कल में भी जा सकता है. यस और नो? तो ऐसा भी पॉसिबल है कि देखो ये अभी भी जो ये फ्रेम है, ये वाला जो अंदर रीजन गया टॉय के अंदर, ये अगर ये पिक्चर के रीजन के अंदर भी चला जाए तब भी ये क्या रहेंगे? कुछ फ्रेम टॉय रहेंगे. तो मैंने दोनों केसेस ले लिए यार. केसेस सभी बनाने हैं आपको, केसेस सभी बनाने हैं. ठीक है, देन ही आप आंसर्स कर सकते हैं. ठीक है, ऑल फ्रेम्स आर काइट्स. उन्होंने साथ में क्या बोल दिया कि जितनी भी फ्रेम्स हैं वो काइट्स भी हैं. तो इसका मतलब जितनी भी फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स का जो सर्कल है वो काइट के सर्कल के अंदर आएगा. यस और नो? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यार, ऑल फ्रेम्स आर काइट्स. काइट का सर्कल बनाना पड़ेगा फ्रेम के सर्कल के बाहर. ऑल फ्रेम्स आर काइट्स. फ्रेम काइट का सर्कल फ्रेम के सर्कल के बाहर बनाना पड़ेगा. यस और नो? अब तुम क्या देख पा रहे हो कि जब आप फ्रेम को कवर करने जाते हो तो काइट का कुछ हिस्सा टॉय के सर्कल के अंदर जाएगा ही जाएगा. तो जब भी आप फ्रेम को कवर करने जाओगे तो काइट का भी कुछ हिस्सा टॉय के अंदर चला जाएगा. और ये भी एक केस में पॉसिबल है कि काइट का कुछ हिस्सा पिक्चर के अंदर भी चला जाए, जो कि ऑलरेडी कहां पर है? टॉय के अंदर है. क्लियर है? तो ये मिनिमम पॉसिबल केस थे, ये मैंने बना दिए. ठीक है, एंड अदर देन दिस, नो काइट इज डॉल. काइट का जो सर्कल है वो डॉल के सर्कल के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा यार. नो काइट इज डॉल. तो काइट के सर्कल से डॉल दूर रखना है. अगर काइट के सर्कल से डॉल को दूर रखूंगा तो फ्रेम से तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा. तो फ्रेम तो कभी भी डॉल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है, नो काइट इज डॉल. तो यार डॉल इधर हो सकता है, डॉल इधर भी हो सकता है, बट काइट के साथ नहीं आना चाहिए. डॉल का रिलेशन उसने काइट के साथ दे दिया और किसी के साथ नहीं दिया, तो जहां मर्जी बन सकता है.
बट काइट के साथ नहीं होगा। अगर काइट के साथ नहीं होगा तो फ्रेम के साथ भी नहीं होगा ऑटोमेटिक। समझाया नहीं समझाया? तो डोल का रिलेशन पिक्चर के साथ नहीं था, डोल का रिलेशन उसने टॉय के साथ नहीं दे रखा था, फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि मुझे सभी केसेस कंसीडर करने हैं। हाँ जी, अब कंक्लूजन रीड करते हैं यार। सम डॉल्स आर टॉयज, कुछ डॉल टॉय हैं। चेक करो यार, डॉल और टॉय कहां कहां पर देख पा रहे हो? डॉल और टॉय यहां पा रहे हो, सम डॉल्स आर टॉयज, यहां पर भी देख पा रहे हो। ऑल डॉल्स आर टॉयज तो सम के लिए तो बोल ही सकता हूं, ठीक है। और डॉल का कौन सा केस है सर? एक तो ये दो केस है, एक ये वाला केस है। यहां पर नो डॉल इज टॉय, यस और नो? तो सम डॉल्स आर टॉयज दो केसेस में तो हैं, बट सर उस वाले में नहीं है जिसमें नो डॉल इज टॉय। अब तुम ध्यान से यहां पर ऑप्शन देखोगे तो एक कंक्लूजन उसने नो डॉल इज टॉय भी दे रखा है। तो सर ये वाला जो ऑप्शन है, जो ये थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड मेरा जो केस है वो यहां पर ट्रू है, बट ये नो डॉल इज टॉय इन दो केसेस में ट्रू नहीं है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, तुम्हारे पास डॉल और टॉय के तीन ही केस थे और तीनों केस इन दो ऑप्शन से कवर हो रहे हैं। कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर। क्लियर? तो अब इन दोनों ऑप्शन से क्या कर पा रहे हो आप? इन्हें कवर कर पा रहे हो सभी केसेस के। तीन केस बनेंगे डॉल और टॉय के, तीनों केसेस इन दो ऑप्शन से कवर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और केस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो या तो डॉल और टॉय का केस बनेगा, या तो कुछ डॉल टॉय होंगी, या कोई भी डॉल टॉय नहीं होगी। तो यही तीनों केस मैंने एग्जैक्ट यहां पे डायग्राम में बनाए थे। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सर आइदर इन दोनों में से कोई ना कोई एक केस तो होगा, आइदर वन और थ्री, आइदर वन और थ्री तो होगा ही होगा। यस और नो? तो ये दोनों जो कंक्लूजन है ना मेरे, ये तीनों केस कवर कर दिए इसने। तीनों केस दो कंक्लूजन से मेरे कवर हो रहे हैं। इसके बाद सम काइट्स आर टॉयज, सेकंड कंक्लूजन। तो आइदर वन और थ्री तो आएगा ही आएगा। हाँ जी, आइदर वन और थ्री, क्योंकि आइदर का उसने ऑप्शन दे रखा था ना मुझे, तो आइदर मुझे चेक करना पड़ेगा यार। आइदर वहां पर चेक करोगे जहां पर सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, डॉल और टॉय, डॉल और टॉय। तो पॉजिटिव भी बोल दिया उसके लिए, नेगेटिव भी बोल दिया, तो और क्या बचा? पॉजिटिव सेंस में बात कर दी, नेगेटिव में बात कर दी, तो क्या बचा उसके अलावा? उसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा। सम काइट्स आर टॉयज, हाँ चेक कर लो, काइट और टॉय को चेक कर लो, जितने भी केस हैं काइट और टॉय। काइट वाला कौन सा सर्कल है? ब्लू। तो ब्लू सर्कल दोनों केसेस में टॉय के सर्कल के अंदर है, ये तो डेफिनेटली करेक्ट है सर दोनों केसेस में। तो ये कंक्लूजन तो डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। सम फ्रेम्स आर पिक्चर्स, कुछ फ्रेम पिक्चर हैं। सम फ्रेम्स आर पिक्चर्स, हाँ जी, कुछ फ्रेम क्या है? पिक्चर हैं। यस, यहां पर चेक कर लो यार, यहां पर कुछ फ्रेम क्या है? टॉय हैं। और यहां पर कुछ फ्रेम क्या है? चेक करो, यहां पर कुछ फ्रेम पिक्चर हैं। तो एक केस में तो है, एक में नहीं है। एक केस में तो है, एक में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या बनेगा? अब देखो क्या है, यहां पर तो आइदर आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री पेयर हो गया, और ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट हो गया। तो सर ओनली टू एंड आइदर वन और थ्री। ओनली टू एंड आइदर वन और थ्री। तो सेकंड तो होगा ही होगा डेफिनेटली, देख पा रहे हो सभी केसेस में करेक्ट है, और आइदर वन और थ्री। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? सो माई आंसर विल बी ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शन भी बना देता है वो। कंप्लेक्स नहीं है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, इजी है, लेंदी भी नहीं है, आई विल से। ठीक है, तो आइदर वाला केस भी तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी। हाँ जी, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ सीरीज ऑफ वेरियस फिगर्स आर गिवन which can be classified in groups, find out the appropriate groups in which these figures can be classified। हाँ जी, बताओ जल्दी से। तो एक ग्रुप ऑफ फिगर्स है जिसमें ये 9 फिगर्स दे रखी हैं, तो मुझे अप्रोप्रिएट ग्रुप्स बनाने हैं इन विच दीज फिगर्स कैन बी क्लासिफाइड। हाँ जी, क्या आंसर होगा? ग्रुपिंग करो यार फिगर्स की ऑन आई विल से प्रॉपर्टीज। हाँ जी, चेक कर लो यार कैसे ग्रुपिंग की जा सकती है।
कोई सिमिलर थिंग हो उसके बेसिस पे ग्रुपिंग की जा सकती है। सर्कल, तीनों सर्कल हैं, यहां भी सर्कल ही है सिर्फ और यहां भी सर्कल ही है। हाँ जी, चेक कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ लाइंस हैं, सेकंड में लाइन है, सिक्स्थ में लाइन है और सेवंथ में लाइन है। 2 6 7 में जितने भी डिजाइन हैं तो वो लाइंस के बने हुए। हाँ जी, तो 2 6 7 तो एक ग्रुप बनेगा यार, चेक कर लो 2 6 7 का कोई ग्रुप है, यस 2 6 7 का ग्रुप है। इसके अलावा ये तो सिर्फ लाइन से बना हुआ है, सर्कल से बना हुआ है क्या कोई? सर्कल से कौन कौन से डिजाइन बने हुए हैं? 1 बना हुआ है सर, सर्कल से और कौन सा डिजाइन बना हुआ है? 5 बना हुआ है और आई विल से 9 बना हुआ है। सर्कल एंड लाइन से कौन कौन से डिजाइन बने हुए हैं? 3 बना हुआ है, 2 सर्कल 2 लाइन, थर्ड वाला। हाँ जी, फोर्थ बना हुआ है, सर्कल लाइन, देन उसके बाद 8th बना हुआ है, 1 5 9 3 4 8 2 6 7, तो डी होगा। यस और नो? सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंसर वुड बी ऑप्शन डी। So answer will be option D. So I think must be clear with this. Yes. How many triangles can be formed in the following figure? इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स फॉर्म किए जा सकते हैं? Yes, please try to answer this question. हाँ जी, ट्राइंगल काउंट कर सकते हैं यार, चेक कर लो जल्दी से। एक तो एबीसी हो जाएगा फुल फ्लैश ट्राइंगल, एक एबीडी हो जाएगा, एक एडीसी हो जाएगा, दो राइट ट्राइंगल ये हो जाएंगे एबीडी, एडीबी और एडीसी, तीन तो ये हो गए, एक पूरा ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक हो जाएगा ए एफ बी, ए एफ बी, एक ये वाला ट्राइंगल भी हो जाएगा, एक ये छोटे ट्राइंगल हो जाएंगे, 5 ट्राइंगल ये हो जाएंगे, 3 ये हो गए। हाँ जी, चेक करो। उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? 2 + 5 हो सकता है, उसके अलावा 3 + 4 भी हो सकता है, 5 तो यही हो गए, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 3 ये हो गए। एबीसी तो मैंने लिख दिया ना ऑलरेडी, 1 2 3 4 5। एडीबी मैंने कौन सा लिख दिया? 1 और 3। एडीसी कौन सा लिख दिया मैंने? 2 4 5। 2 4 5 हो गया। हाँ जी, और 1 2 3 4 5, 5 खुद हो गए, 5 खुद हो गए, 5 ये खुद हो गए, 6th ये हो गया, 7th ये हो गया, 8th ये हो गया, 9th ये हो गया, 10th ये हो गया। हाँ जी, और कोई बन सकता है? 1 + 2 बन जाएगा एक, 1 + 2 बन जाएगा क्या? ए बी ई, तो 11 ये हो गया। हाँ जी, और चेक करो। हाँ जी, इसके अलावा एक ट्राइंगल और पॉसिबल है, 3 4 5, 3 + 4 + 5, सो दैट इज बी ई। तो कितने हो जाएंगे? 12।
तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो 12 ट्राइंगल हो गए, 5 तो यही हो गए यार। उसके अलावा मैंने आपको केसेस गिनवाए हैं, इसमें एक पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 2 4 5 बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, एक 1 + 3 वाला बन सकता है, 2 राइट ट्राइंगल। उसके अलावा 3 और 4 का एक सम बन सकता है, 1 और 2 का एक सम बन सकता है, ठीक है, और उसके अलावा 3 4 5 का एक सम बन सकता है। और चेक कर लो, तो मैक्सिमम ऑप्शन इसने डी दे रखा है 12, तो वहां पर मैं इसे टिक कर दूंगा। आंसर वुड बी ऑप्शन डी। If the first day of an ordinary year, not leap year, falls on Friday, then what will be the day on the last day of that year? सी, अब जो ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब 52 वीक्स होते हैं और एक ओड डे होता है, 52 वीक्स, सो दैट इज 364 डेज। अगर फ्राइडे है तो 364 अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 1 वीक में 7 डेज है, 1 वीक इज 7 डेज। हाँ जी, 1 वीक अगर 7 डेज है, ठीक है, तो वीक्स कितने हो गए 364 डेज में, 52 वीक्स, 364/7, 52 वीक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट डे किसी ऑर्डिनरी ईयर का, अगर आई विल से दैट इज 365 डेज हैं ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसके अलावा एक ओड डे बचा, ठीक है, और लीप ईयर में यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 364 + 2, ये है ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर। क्लियर। तो फ्राइडे था, अगर फ्राइडे से मैं स्टार्ट करूं तो 7 दिन अगर मैं काउंट करूं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो कितने हो गए, 4 और 3 7। तो इसका मतलब 364वां दिन कौन सा रहने वाला है, थर्सडे। हाँ जी, तो 365वां कौन सा रहने वाला है, अगेन फ्राइडे। तो सेम डे होता है यार, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम। हाँ जी, तो कौन सा बनेगा उसका, सो दैट इज लास्ट डे कौन सा बनने वाला है, सो दैट इज आई विल से फ्राइडे ओनली। अगर ये यहां पर ये लीप ईयर मेंशन कर देता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, सैटरडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाता, सैटरडे। फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर आर सेम। Okay, so see the next question now. I think must be clear with this question. In these questions, the symbols this, theta multiply and this symbol are used with the following meanings. X plus this is greater than y. This is either x is greater than or equal to, smaller than, either x is smaller or equal to. Then statements and conclusion are given to you. Statement and conclusion are given to you. Okay, so please see this now. हाँ जी, तो अब इस सिंबल का मीनिंग क्या है, सो दैट इज ग्रेटर देन। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, सो दैट इज आई विल से स्मॉलर देन। एंड इस सिंबल का मीनिंग क्या है, सो दैट इज इक्वल टू। तो चेक कर लेते हैं यार एक बार। अब यहां पर जो उसने जो सिंबल दे रखे हैं, अब देखो सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है। मैंने यहां पर सिर्फ एक तो ये सिंबल पिक किया क्योंकि क्वेश्चन में ये ही तीनों सिंबल्स उसने मुझे दे रखे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इस सिंबल का आइदर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और इस सिंबल का मीनिंग है आइदर एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई। क्लियर है। तो यहां पर ये दे रखा है इसमें। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं के प्लस दिस, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग है के इज ग्रेटर देन पी, एल इंटू आर, सो एल इज लेस देन आर। हाँ जी, के थीटा आर, सो के इज इक्वल टू आर। क्लियर है। तो ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है, मुझे कंक्लूजन बतानी है। ये बताओ कि के सर्कल मल्टीप्लाई आर, इस सिंबल का मतलब क्या है, सो दैट इज आई विल से के लेस देन आर है क्या, के प्लस सर्कल के अंदर आर, तो क्या के ग्रेटर देन आर है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी कंक्लूजन ट्रू है।
हाँ जी, अब यहां पर तो साफ साफ देख पा रहे हो यार, के इज इक्वल टू आर बोला हुआ उसने, और कंक्लूजन क्या दे रखा है, के लेस देन आर, के ग्रेटर देन आर, ओनली वन ट्रू, टू ट्रू, बोथ फॉल्स, तो आंसर इज बोथ आर फॉल्स। ऑर्डर बना सकते हो ऑफकोर्स, के इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन पी, आर इज ग्रेटर देन एल, तो ये बनेगा। पी और एल में कोई रिलेशन नहीं है, पी और एल में कोई रिलेशन नहीं है, बट के और आर पी से ही बड़े हैं, के और आर एल से भी बड़े हैं, और के इज इक्वल टू आर है। ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस से आई विल से, लेटर सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ जी, तो 26 लेटर्स हैं, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। 13th लेटर कौन सा होने वाला है यार, हमें पता है 13th, सो मिडल होगा 26 लेटर्स का, सो दैट इज 13, सो दैट इज एम। हाँ जी, सो 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होने वाला है, सो दैट इज एम। विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट, 8th टू द लेफ्ट कौन सा होने वाला है, आई विल से 1 2 3 4 5 6 7 8, so that is E. Answer would be E. Answer would be E. So my answer will be option E. Okay. Pointing to a photograph, Anjali said, "He is the son of the only son of my grandfather. How is the man in the photograph related to Anjali?" हाँ जी, son of only son of my grandfather. देखो प्रोनाउन, माई किसके, कौन स्टेटमेंट दे रहा है, अंजलि। हाँ जी, अंजलि सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ अंजलि ग्रैंडफादर। हाँ जी, अंजलि के ग्रैंडफादर का ओनली सन, अंजलि ग्रैंडफादर, अंजलि के ग्रैंडफादर का, अंजलि के दादाजी का, ठीक है, ओनली सन, सो दैट इज अंजलि फादर, अंजलि के फादर होंगे। उसके बाद बोला हुआ है ही इज द सन ऑफ, इसका फर्दर सन है अंजलि के फादर का कोई, प्लस मेल के लिए यूज कर रहा हूं, ग्रैंड फादर है, सन है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो अगर अंजलि के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, तो जो अंजलि के जो फादर है उनका जो सन है, तो इस थर्ड इस जनरेशन में लाई करेगी अंजलि भी, अंजलि भी इसी जनरेशन में लाई करेगी अंजलि के फादर के सन के, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अंजलि का जेंडर नहीं पता है, नाम से जेंडर नहीं बताऊंगा मैं, बट ये जो सन है ये क्या होगा, डेफिनेटली इसका ब्रदर होने वाला है, या आपस में या तो ब्रदर ब्रदर होंगे या फिर ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है। हाउ इज द, तो ये ही था वो पर्सन, मैन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ देखकर, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ, तो मैन की बात कर रही है, मैन इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो जो मैन है वो क्या है, अंजलि का भाई है, आंसर विल बी ब्रदर।
क्लियर? In a certain code, she is clever is written as this. Boy is not clever as this. And boy is not good as this. तो कोडिंग की गई है. How will good clever boy be written in the same code? Good clever boy बताना यार मुझे कैसे लिखेंगे हम. She is clever. हाँ जी. तो उसके लिए ये कोडिंग की गई है. बॉय इज नॉट क्लेवर ये कोडिंग है. बॉय इज नॉट गुड ये कोडिंग है. तो मुझे गुड क्लेवर बॉय का क्या निकालना है, कोड निकालना है अलग अलग. हाँ जी. अब देखो यार, जो मेरे पास आई विल से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो पहले, और फिर सेकंड एंड थर्ड को कर लो, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को कर लो. तो तीनों को कंपेयर कर लो. शी इज क्लेवर, बॉय इज नॉट क्लेवर. तो इज क्लेवर, दिस इज क्लेवर यहां भी कॉमन है. हाँ जी. इज क्लेवर के लिए मेरे पास 1 और 2 में से क्या चॉइसेस बचेंगी? हैश डब्ल्यू 2 एंड 3. 2 एंड 3 में क्या कॉमन है? बॉय इज नॉट क्लेवर, बॉय इज नॉट गुड. बॉय इज नॉट, बॉय इज नॉट. क्लेवर और गुड अलग अलग है. बॉय इज नॉट कॉमन आ रहा है. बॉय इज नॉट के लिए चेक कर लो इसमें से कौन से सिंबल्स कॉमन आ रहे हैं. एट द रेट, हैश और दिस एट द रेट, हैश, मल्टीप्लीकेशन. हाँ जी. उसके बाद 1 और 3 को कर लो यार कंपेयर. 1 और 3 को. शी इज क्लेवर, बॉय इज नॉट गुड. तो इज तो कॉमन आ रहा है. इज इसमें भी आ रहा है, इज इसमें भी आ रहा है. हाँ जी. तो इज के लिए आप चेक कर सकते हो कॉमन कोड कौन सा है. एंड दिस इज आई विल से हैश कॉमन आ रहा है. हैश यहां पर भी है, यहां पर भी है. तो इसके लिए तो कोड क्या हो जाएगा? दिस सिंबल. ये सिंबल हो जाएगा इसके लिए. तो अगर इसके लिए ये है तो क्लेवर के लिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू. क्लेवर के लिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा. अब देखो क्या है, अगर आप ये थर्ड आई विल से थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, बॉय इज नॉट गुड, बॉय इज नॉट गुड, बॉय इज नॉट क्लेवर. क्लेवर के लिए ऑलरेडी डब्ल्यू आ चुका है. ठीक है. और यहां पर सिर्फ गुड बचा हुआ है. गुड के लिए एट द रेट, हैश मैं बता चुका हूं, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ चुका है. तो गुड के लिए एक ही सिंबल यहां पर बचा, सो दैट इज प्लस. तो गुड का क्या आ जाएगा? प्लस. गुड का सिंबल क्या बनेगा? प्लस. तो मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में हूं? गुड में हूं, क्लेवर में हूं. गुड और क्लेवर आ चुका है. इज का तो ऑलरेडी आ गया. हाँ जी. इसके अलावा बॉय, बॉय का मिल सकता है क्या कहीं से यार? बॉय का नहीं आ सकता. देखो शी आ रहा है यहां पर, बॉय यहां पर है, बॉय यहां पर है. बॉय इज नॉट. ठीक है. 1 और 3 का जब मैंने देखा तो बॉय नॉट गुड, गुड का तो आ चुका है, बॉय नॉट का नहीं आया अभी भी. चलो इज का आ गया. इज का क्या आ गया? ये वाला सिंबल आ गया. तो बॉय नोट ये हो गया एट द रेट मल्टीप्लाई. ठीक है. और यहां पर बॉय नोट का क्या आ गया मेरे पास? बॉय नोट का चेक कर लो क्या मिला यहां पर आपको सिंबल. इसमें भी बॉय नोट का क्या सिंबल मिलने वाला है आपको? सो दैट इज एट द रेट दिस मल्टीप्लीकेशन साइन. तो एज इट इज अब मेरे पास नोट कहीं और पर नहीं है. कहीं और मेरे पास कहीं पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जहां पर नोट मेंशन किया हो अदर देन दिस. ठीक है. तो नोट बॉय के साथ नोट जरूर आ रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी. ठीक है. और यहां पर क्या आ रहा है? शी का तो चलो आ जाएगा मेरे पास. डब्ल्यू आ चुका है मेरे पास, और इसका भी आ चुका है. तो शी का सिंबल क्या हो जाएगा? ये करेंसी साइन हो जाएगा. तो सभी का मेरे पास आ चुका है. शी इज क्लेवर, तो सभी का मुझे पता लग गया है. बट बॉय और नोट का मुझे नहीं पता. अब आंसर क्या बनेगा? एट द रेट भी हो सकता है बॉय का, और ये मल्टीप्लीकेशन साइन भी हो सकता है. तो बॉय के कोड के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं. ठीक है. गुड क्लेवर बॉय, गुड क्लेवर बॉय अगर तुम ध्यान से देखो तो गुड और क्लेवर का तो है प्लस डब्ल्यू. ठीक है. गुड और क्लेवर का तो है मेरे पास, बट बॉय का मेरे पास एज इट इज कोई कोड नहीं है. तो आई विल से डाटा इज इनएडुकेट. डाटा इज इनएडुकेट.
हाँ जी, एक कोड दिया हुआ है, अभिजीत को ऐसे लिखता हूं तो ब्रदर को कैसे लिखूंगा सेम कोड में। हाँ जी, इन अ सर्टेन कोड अभिजीत इज रिटन एज CEJ LLV एंड हाउ इज ब्रदर बी रिटन इन दैट कोड। तो जल्दी से देखो यार, इसे कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है। अभिजीत को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो दिस इज वर्ड एंड व्हाट वुड बी माय कोड गिवन टू अस। सो पैटर्न आइडेंटिफाई करना जल्दी से। सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं वर्ड और कोड में, CEJ LLV। हाँ जी, दो स्टेप फॉरवर्ड, दो ए से सी, A to B, B to C, टू स्टेप फॉरवर्ड, B to E, B to C, C to D, D to E, +3 H to J, H to I, I to J, +2 I to L, I to J, J to K, K to L, J to L, J to K, K to L, I to L, I से J, J से K, K से L, +3 T से V, T to U, U to V, +2। तो +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2। हाँ जी, तो ब्रदर को कैसे लिखूंगा यार? ब्रदर में भी यही पैटर्न यूज करो, ब्रदर भी मेरा एक वर्ड है, कोड बनाने के लिए आपको ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, +2 +3 कर दो। तो बी में अगर +2 किया सो आई विल मूव टू डी। आर में अगर +3 किया, आर से एस, एस से टी, टी से यू, सो DU। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। एंड चेक कर लेते हैं DU, एक और चेक कर लेते हैं। दोबारा मुझे +2 करना पड़ेगा, O to P, P to Q, DUQ। आंसर ऑप्शन बी। ओके, सो DUQ कर लेते हैं। T से U, U से V, V से W, S to I, I to J, E to F, F to G, G to H। हाँ जी, R to S, S to T। So answer will be option B। क्लियर स्टूडेंट्स? 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13। हाँ जी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, इसे कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ जी, पहले तो जो फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट नंबर्स हैं उनको कवर कर लो। 2 से 7, 7 से 14, 14 से 23, 23 से 34। हाँ जी, 5, 5 का डिफरेंस है, 7 का है, 9 का है, 11 का है। नेक्स्ट कितने का होने वाला है? 13 का होगा। 34 और 13 कितना हो जाएगा? 47। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद Z है, Z के बाद Y है, मिडल लेटर। Y के बाद X है, X के बाद W है। तो सभी में क्या कर रहे हो? एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हो, 1 स्टेप बैकवर्ड। W से V है, तो V से कहां जाओगे? U, 47U, 47U एक ही ऑप्शन है। हाँ जी, उसके बाद 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है, 11 से 13। हाँ जी, +2 +2 +2 +2, सो +2 15, 47U15। आंसर वुड बी, आई विल से, ऑप्शन डी। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। In each of the following question there are 5 figures A, B, C, D and E. Out of these 5 figures 4 are similar in a certain way। तो 4 में कुछ सिमिलैरिटी है, 1 figure is not like the other 4। तो यार क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अदर, फाइंड आउट द ऑड वन। ठीक है, तो ऐसी एक फिगर जो कि बाकियों से अलग है वो तुम्हें टिक करना है। और देखो क्या है, ABCD में अब तुम क्या देख रहे हो, तो इनकी जो सबकी जो रोटेशन है, अगर मैं फर्स्ट रो और आई विल से जो नीचे वाली रो है उसकी बात करें, तो इनकी ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं। तो कैसी ओरिएंटेशन है इनकी? ठीक है, एंड अगर ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा यू बनाया हुआ, देन ऐसा, देन इधर ऐसे है, तो इधर ऐसे है। ठीक है, एंड आई थिंक आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सेम नहीं है यार यहाँ पर, ना तो नीचे में कुछ सिमिलैरिटी है, देख लो, ना ऊपर कोई सेम है, सेम ओरिएंटेशन। सेम ओरिएंटेशन नहीं है कोई किसी की भी, कि एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, ऐसा नहीं है जी। अलग अलग तरफ क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये ओड वन आउट हो सकता है मेरे लिए। बाकी चारों में नहीं है ऐसा, बाकी चारों में ऐसा नहीं है, चेक कर लो।
बट यहां पर ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो माई आंसर वुड बी ऑप्शन ई। So my answer would be option E. Half hour, the minute hand of a clock will rotate through an angle of. तो ये क्वेश्चन था एक जो रह गया था. So let's do this. तो यार आधे घंटे में जो मिनट हैंड है ऑफ द क्लॉक विल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ. हाँ जी, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ जी, हाफ आवर, सो दैट इज 30 मिनट आई विल से. तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ, ये बोला उसने. तो यार इसमें क्या होता है, जो मिनट हैंड है ऑफ कोर्स उसकी स्पीड आर हैंड से ज्यादा है और मिनट हैंड से ज्यादा सेकंड हैंड की है. हाँ जी, तो यार जो मिनट हैंड है आई विल से, तो ये 60 मिनट जो स्पेसिस है, सो दैट इज 360 डिग्री. तो एक मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री. एक मिनट में कितना एंगल कवर करता है, 6 डिग्री. 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री. ठीक है. तो अब उसने पूछा कि हाफ आवर में, हाफ आवर सो दैट इज 30 मिनट. 30 मिनट में कितना कर देगा, 30 इंटू 6, 180 मिनट, 180 डिग्री. माई आंसर वुड बी 180. Okay, so students, these were the questions which I need to discuss with you. Okay, so that was, I will say, third lecture on this series. So that is concept through question series on reasoning section. I will meet you next time for English section. So till then, keep watching your video. Thanks once again.